वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, उसमें भी साइंस के प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 प्रश्न कल के टेस्ट में थे, 15 प्रश्न इसमें होंगे, टोटल 30 प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो टेस्ट नंबर 18 था, मतलब इससे पहले जो टेस्ट था, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको कवर कर लेते हैं। देखिए ये वो क्वेश्चन था, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है। ठीक है, तो यहाँ ये करेक्ट कर दिया है मैंने, NaHCO3। Na2CO3 वो सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो NaHCO3, यहाँ 2 था, उसको 2 की जगह H कर लीजिए। ठीक है, और इतना ही करेक्शन करना है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो है वो है Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। ये खाने वाला सोडा है और ये धोने वाला सोडा है। अब आ जाइए अपने टेस्ट नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इंग्लिश में है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे गैर यांत्रिक तरंगे हैं, यानी नॉन मैकेनिकल वेव। गैर यांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे अगर होंगी तो वो निर्वात में यात्रा कर सकती हैं। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे या गैर यांत्रिक तरंगे हैं क्या? देखिए बिल्कुल, एक्सरे हो गई, रेडियो वेव हो गई, प्रकाश हो गई, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी गैर यांत्रिक तरंगें। तो निर्वात में तो चल ही सकता है प्रकाश। ठीक है, एक्सरे भी चल सकती हैं, रेडियो तरंगे भी, तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे गैर यांत्रिक तरंगे हैं, तो करेक्ट हो गया पहला भी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप UPRO की 149 में फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पूरे साल के लिए। इतना कम इसने रखा है ताकि सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकें, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गैर यांत्रिक तरंगे यानी नॉन मैकेनिकल वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही हैं। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे या गैर यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रकाश, ऊष्मा, रेडियो तरंगे और एक्स तरंगे। अच्छा, ध्वनि जो है, ध्वनि साउंड, वो कैसी है? वो मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है वो। और उसके लिए लेकिन माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। ठीक है, निर्वात में वो नहीं चल सकती ध्वनि। गैर यांत्रिक तरंगे निर्वात में यात्रा कर सकती हैं, यानी वैक्यूम में, जैसे कि प्रकाश, एक्सरे, रेडियो तरंगे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे गैर यांत्रिक तरंगे हैं, ये फोटॉन से बनी होती हैं। दूसरा प्रश्न है WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं कहलाती हैं क्या? मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। WBC है ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स है RBC। देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स को WBC के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण वे रंगहीन होते हैं, तो एक करेक्ट हो गया। ये बाह्य कारकों के खिलाफ शरीर की रक्षा में विशिष्ट हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। RBC का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कौन सा सही है? ये तीनों के तीनों सही हैं, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, इन्हें एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जो ऊपर WBC था वो ल्यूकोसाइट्स के नाम से। RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएं, इसका लाल रंग लोहयुक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। RBC का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये हैं औषधि, ये हैं उदाहरण। प्रतिरोधक, दर्द नाशक, ज्वर नाशक, मलेरिया रोधी। इनके सामने लिखी हैं दवाइयाँ। मलेरिया रोधी, कुनैन मलेरिया रोधी है और क्लोरोक्वीन भी मलेरिया रोधी है, करेक्ट है। एस्प्रिन ज्वरनाशक, ज्वरनाशक पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है। अच्छा, ये जो एस्प्रिन है वो दर्दनाशक के रूप में भी उपयोग होती है, तो ये भी सही है। फिनॉल दर्दनाशक नहीं है, ठीक है। फिनॉल तो बैक्टीरिया को मारने में यूज़ होता है। प्रतिरोधक आयोडीन है, ठीक है ये। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनॉल। सबसे पहले प्रतिरोधक पर आ जाइए, यानी रेसिस्टर। वे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकते या नष्ट करते हैं। उदाहरण डेटॉल, ठीक है, एक्रीफ्लेविन, आयोडीन और मेथिलीन ब्लू आदि। निसंक्रामक यानी डिसइंफेक्टेंट, वे सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और जीवित ऊतकों के लिए भी जहरीले होते हैं। इनका उपयोग शौचालय के उपकरणों एवं कपड़ों को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल, जो कि गलत था, मिसमैच था। दर्दनाशक कौन सी हैं? एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवाओं को एनाल्जेसिक कहा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं, मादक पदार्थ और गैर मादक पदार्थ। नशीले पदार्थों में मादक पदार्थों के उदाहरण में है मॉर्फिन, हेरोइन, कोटीन। गैर मादक दवाएं प्रभावी ज्वरनाशक हैं, फॉर एग्जांपल एस्प्रिन हो गया, नेप्रोक्सन हो गया और इबुप्रोफेन। इसके बाद आ जाइए ज्वरनाशक पर, यानी एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक इनका उपयोग बुखार में शरीर के तापमान को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया और फेनासेटिन। अंत में आ जाइए एंटी मलेरियल पर, यानी मलेरिया रोधी। इनका उपयोग मलेरिया बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। कुनैन ऑप्शंस में थी क्लोरोक्वीन और पैराक्विन, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। प्रतिजैविक भी है, यानी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसेटिन है और टेट्रासाइक्लिन है। बैक्टीरिया, कवक या फफूंद द्वारा उत्पादित औषधीय यौगिक जिनका उपयोग पशु प्रणालियों में बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए किया जाता है, वो है एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, बहुत एग्जाम्स में प्रश्न बने। सल्फा ड्रग्स, वे एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प हैं और दवाओं के एक समूह से संबंधित है जो सल्फानिमाइड के भी उत्पन्न है। फॉर एग्जांपल सल्फा डियाजिन और सल्फा गुआनिडाइन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे अधिक है? देखिए, सबसे ज़्यादा इनमें कैलोरी मान होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। कालानुक्रम अगर पूछ ले तो हाइड्रोजन के बाद होगा मीथेन का, मीथेन के बाद होगा एलपीजी का और सबसे कम हो जाएगा सूखी हुई जलाऊ लकड़ी। देखिए, कैलोरी मान या ऊष्मीयमान एक ही है। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान या कैलोरी मान उसके दहन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा है। यह ईंधन के ऊर्जा घनत्व का माप है और इसे प्रति किलोग्राम ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है। विभिन्न ईंधनों का कैलोरी मान, यह है ईंधन और आगे है उनका कैलोरी मान। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का है 120 से 142, ठीक है। यहाँ मेगा जूल प्रति किलोग्राम में दिया हुआ है। उसके बाद मीथेन 50 से 55 मेगा जूल प्रति किलोग्राम। पेट्रोलियम गैसोलीन का कितना होता है? 44 से 46। डीजल इंजन का ईंधन का उससे कम होता है 42 से 46। कच्चा तेल का है 42 से 47 और तरलीकृत पेट्रोलियम का होता है 46 से 56। प्राकृतिक गैस का 42 से 55। कठोर काला कोयला 23.9 मेगा जूल प्रति किलोग्राम और सूखी हुई जलाई लकड़ी का सबसे कम 16 मेगा जूल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान सूर्य के लाल दिखने में महत्वपूर्ण होती है? देखिए, जिसमें रंगों का भेद होता है ना, जैसे कि सूरज लाल दिखाई देता है उगते हुए या छिपते हुए, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना,
इस सब में स्कैटरिंग हो रही है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये पढ़ा होगा आपने स्कूल में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे कि वायु या जल के गिलास से गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग एक विशेष समय विकिरण करने से पहले माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, देखिए क्षितिज के निकट सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मोटी वायु की मोटी परतों और अत्यधिक दूरी से होकर गुजरता है। जबकि सूर्य जो है प्रकाश जबकि सूर्य प्रकाश लंबवत स्थिति में अपेक्षाकृत कम दूरी तय करेगा, अतः दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देगा, क्योंकि नीले एवं बैंगनी रंग के प्रकाश का ही प्रकीर्णन होता है। क्षितिज के निकट अधिकांश नीली रोशनी और लघु तरंगदैर्घ्य कणों द्वारा दूर प्रकीर्णित होती है, अतः जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है वह दीर्घ तरंगदैर्घ्य का होता है। तरंगदैर्घ्य को बोलते हैं वेवलेंथ इंग्लिश में। ठीक है, इससे सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दिया एक छोटे से एग्जाम्पल का। तो आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये होता नहीं है, मतलब ये दृष्टि भ्रम है, एक तरह से इल्यूजन है। और सब किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मिलीमीटर लंबाई वाली रेडियो तरंगे उत्पन्न करने एवं उसके गुणों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे? कौन थे इनमें? जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए जगदीश चंद्र बोस को जो है भारत का पहला आधुनिक वैज्ञानिक माना जाता है। वह मिलीमीटर लंबाई वाली रेडियो तरंगें उत्पन्न करने उनके गुणों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे। बोस जो है सूक्ष्म तरंग प्रकाशिकी प्रौद्योगिकी के अग्रणी थे और वह यह प्रमाणित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर रेडियो तरंगों का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? ब्रह्मोस, धनुष, पृथ्वी, अग्नि। अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसमें भी अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। जो 5 है वो 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता है उसकी, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल हो गई, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार कर सकती है। पृथ्वी में भी पृथ्वी 1, 2, 3 है। धनुष भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस नहीं है, क्योंकि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं मानव रहित रॉकेट जो प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हैं और इनका एक निर्धारित मार्ग होता है जिसे ईंधन जलने के बाद बदला नहीं जा सकता। इन्हें केवल उड़ान की संक्षिप्त अवधि के दौरान निर्देशित किया जा सकता है तथा इंजन परिणामी थ्रस्ट को नियंत्रित करता है। अपनाया गया प्रक्षेप पथ ऐसा है कि जब एक बार रॉकेट का इंजन मिसाइल को आगे बढ़ाता है तो मिसाइल की उड़ान केवल गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है। इन मिसाइलों को प्रक्षेपित करने के लिए भूमि आधारित एवं जहाज आधारित दोनों सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी, अग्नि और धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के उदाहरण है। क्रूज मिसाइल पर आ जाइए। यह एक पायलट रहित स्व नेविगेटिंग मिसाइल है जो बेहद कम ऊंचाई वाले प्रक्षेप पथ पर उड़ान भरती है। ये परवलय पथ के बजाय क्षैतिज रूप से उड़ते हैं और इन्हें उच्च सटीकता के साथ लंबी दूरी तक हथियार पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्हें हवा, जमीन, सतह के जहाज या पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। वे अपने कम ऊंचाई वाले प्रक्षेप पथ के कारण दुश्मन की पकड़ से भी प्रभावी ढंग से बच सकते हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का एक उदाहरण है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनाव कीजिए। सूची 1 में है विटामिन और उनकी कमी से होने वाले मानव शरीर में लक्षण। विटामिन सी के सामने लिखा है मसूड़ों से खून आना, घाव ठीक होने में अधिक समय लगना। विटामिन बी1 के सामने कमजोर मांसपेशियां और काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा। विटामिन ए के सामने रात में दृष्टि की कमी, कभी कभी पूर्ण दृष्टिहीनता। विटामिन डी के सामने मुलायम हड्डियां और मुड़ी हुई हो जाती हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। बिल्कुल विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, मुड़ी हुई हो जाती हैं। विटामिन ए रेटिनॉल
दृष्टिहीनता ठीक है। विटामिन B1 कमज़ोर मांसपेशियाँ, काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा, ये भी ठीक है। मसूड़ों में खून आना, विटामिन C यानी स्कर्वी रोग हो जाता है। तो सारे के सारे ये सही हैं, 1 2 3 4 वाला ही सही होगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी, खराब दृष्टि यानी रात के अंधेरे में दृष्टिहीनता और कभी कभी पूर्ण दृष्टिहीनता। विटामिन B1 से बेरी विकार, कमज़ोर मांसपेशियां और काम करने के लिए बहुत कम ऊर्जा। विटामिन C से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों से खून आना, घाव ठीक होने में अधिक समय लगना। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल है इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां मुलायम और मुड़ी हुई हो जाती हैं। केसिनी ह्यूजेंस का उपयोग डेस्क के लिए किया जाता है। सबसे दूर तारों का निरीक्षण, बृहस्पति के गठन और विकास के अध्ययन, शनि ग्रह के अध्ययन। शनि ग्रह के अध्ययन ऑप्शन नंबर है, बहुत पूछा गया एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में केसिनी के बारे में पूछा गया। केसिनी ह्यूजेंस एक अंतरिक्ष यान मिशन है, नासा का है या अमेरिका का, जो वर्ष वर्ष का नहीं, देखिए वर्ष 4-5 से ये हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह शनि और उसके प्राकृतिक उपग्रहों का अध्ययन कर रहा है। तो छूट गया है वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो अंडाशय द्वारा निर्मित होते हैं, सी है इसका आंसर। प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, यह अंडाशय द्वारा निर्मित होता है और यह महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को नियंत्रित करता है। 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस डायोड का उपयोग BCR और टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? फोटो डायोड, टनल डायोड, जेनर डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। किसका? BCR और टीवी के रिमोट कंट्रोल में फोटो डायोड। फोटो डायोड जो है वो PN जंक्शन डायोड है, जिसका संचालन प्रकाश चालकता प्रभाव पर आधारित है। इसका उपयोग BCR और टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ऑप्टिकल फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इस फाइबर के तहत डेटा पतले फाइबर के लंबे धागों के माध्यम से प्रवाह करने वाले प्रकाश स्पंदन द्वारा पोषित होता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। देखिए ऑप्टिकल फाइबर यह डिजिटल बुनियादी ढांचे की रीढ़ है। इस फाइबर के अंतर्गत डेटा जो है पतले फाइबर के लंबे धागों के माध्यम से प्रवाह करने वाले प्रकाश स्पंदन द्वारा प्रसारित होता है। ऑप्टिकल फाइबर संचार में ट्रांसमिशन के लिए धातु के तारों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसमें सिग्नल कम क्षरण के साथ प्रवाहित होते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इससे प्रश्न बनता है तो ये लाइन जरूर डालते हैं इसमें, जो सही होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने क्वांटम कंप्यूटर साइकोमोर बनाया? क्वांटम कंप्यूटर साइकोमोर बनाया है गूगल ने, ये है इसका आंसर। देखिए क्वांटम कंप्यूटर ऐसी मशीनें हैं जो डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए क्वांटम भौतिकी के गुणों का उपयोग करती हैं। क्लासिकल कंप्यूटर, जिसमें स्मार्टफोन और लैपटॉप शामिल हैं, जानकारी को द्विआधारी संख्या बिट में इनक्यूट करते हैं, जो या तो 0 या 1 हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी की मूल इकाई क्वांटम बिट या क्यूबिट है। साइकमोर गूगल AI क्वांटम द्वारा विकसित एक क्वांटम कंप्यूटर है, तो विकल्प ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है और अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न किसके ऊपर है? वाईफाई के ऊपर। वाईफाई फुल फॉर्म है इसका वायरलेस फिडेलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यह तेज गति और व्यापक दायरे पर इंटरनेट प्रदान करता है। यह दृश्य प्रकाश संचार यानी VLC का उपयोग करके उच्च गति डेटा प्रसारित करता है। यह 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। सारे सही हैं। देखिए इसमें 3 हैं, एक है वाईफाई, उसके बाद आता है इसका बाप, मतलब इससे बड़ा वाईफाई मैक्स,
और उसके भी ऊपर है लाइफाई, सबसे तेज। तो ये जो पहली लाइन है ना, यह तेज गति और व्यापक दायरे पर इंटरनेट प्रदान करता है। ये वाईफाई मैक्स के बारे में सही है, वाईफाई के बारे में नहीं। ठीक है, वाईफाई सीमित होता है। अगर 4 कमरे एक साथ बने हैं तो पहले कमरे में वाईफाई लगाया तो चौथे तक सिग्नल एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत है। और यह दृश्य प्रकाश संचार यानी वीएलसी का उपयोग करके उच्च गति डेटा प्रसारित करता है। ये जो बात है ये लाईफाई के बारे में सही है, वाईफाई के बारे में नहीं। वाईफाई के बारे में सी सही है। यह 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। सारे तो सही नहीं है इसमें, सी है इसका आंसर। लेकिन ऐसे जो प्रश्न होते हैं अधिकतर उसमें तीनों सही होकर डी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा टफ बनेगा प्रश्न तो कोई एक ही सही होगा। तो तार रहित संचार है ये सारे, वायरलेस कम्युनिकेशन है। सबसे पहला जो ये वाईफाई पर, फुल फॉर्म वाईफाई का याद रखना हमेशा, वायरलेस फिडेलिटी। यह है हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एवं नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करने हेतु आवृत्ति बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एवं 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। सूक्ष्म तरंग पहुंच के लिए विश्वव्यापी अंतर प्रचालनीयता यानी वाई मैक्स। तो एक है वाईफाई, दूसरा है वाई मैक्स। यह 2.3 गीगाहर्ट्ज़ से 5.8 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की आवृत्तियां उपयोग करता है। हालांकि यह उपयोग करने वाले देशों पर निर्भर करता है। ठीक है, वाईफाई की तुलना में तेज गति और व्यापक कवरेज पर इंटरनेट प्रदान करता है ये, इसलिए पहला कथन गलत है। इसके बाद बताइए लाइट फिडेलिटी यानी लाईफाई। यह तार रहित तकनीक है जो रेडियो तरंगों के बजाय दृश्य प्रकाश संचार यानी वीएलसी का उपयोग करके उच्च गति डेटा प्रसारित करता है। तो वो लाईफाई के बारे में है, ना कि वाईफाई के बारे में। ठीक है, यह वीएलसी ऑप्टिकल वायरलेस संचार की एक उपश्रेणी है जिसमें अवरक्त परावैंगनी संचार और दृश्य प्रकाश शामिल है। तो हमने इन 2 टेस्ट में 13 साइंस के प्रश्नों को कवर किया है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो जिसमें एक टेस्ट में मिलेंगे आपको 140 प्रश्न। ठीक है, और इस तरह के 50+ टेस्ट मिलेंगे। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके ऑफर 149 का है, उससे आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद। और हिंदी भी प्रोवाइड की जाएगी फुल टेस्ट में।